नमस्कार साथियों। आज हम अपने इस क्लास में वर्ग 7 SCERT विज्ञान के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अर्थात अध्याय 1 और 2 इन दोनों चैप्टर के सभी तथ्यों को आपके बीच रख रहे हैं और साथ ही साथ इनके सभी प्रश्नों को भी रखेंगे। अतः आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। साथियों, हमने सीखा, पहला है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं हैं, बर्फ, जल और वाष्प। आप इसको ठोस, द्रव और गैस भी कह सकते हैं। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। अब साथियों, अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये असत्य और सत्य कथन को पहचानना है। तो वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये कथन सत्य है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। साथियों, यहाँ एकमात्र शब्द है, इसलिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि नदियों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे साधन हैं सिंचाई के। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, ये भी असत्य है। समस्या तो शहरी क्षेत्र में गांव से भी अधिक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, रिक्त स्थानों की बात करते हैं। भौम जल प्राप्त करने के लिए कुआं तथा नलकूप का उपयोग किया जाता है। जमीन के अंदर जो भौम जल स्तर है, वहाँ से पानी निकालने के लिए हम कुआं और नलकूप का प्रयोग करते हैं। जल की 3 अवस्थाएं हैं, बर्फ, द्रव और गैस कह सकते हैं, ठोस, द्रव और वाष्प भी कह सकते हैं। भूमि की जल धारण करने वाली परत जलभर कहलाती है। साथियों, जल धारण करने वाली परत जलभर कहलाती है। अब भौम जल, यहाँ कुछ लोग भौम जल स्तर भी लिख देते हैं। तो भूमि के नीचे जो जल की परत है वो है भौम जल स्तर, जबकि भूमि के बीच चट्टानों में जो पानी रहती है, वो पानी जो मृदा में और चट्टानों में मिली हुई रहती है, उसको जलभर कहा जाता है। ये भौम जल स्तर से नीचे पाए जाते हैं। वन शुद्ध करते हैं जल और वायु को। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतु मृदा को समृद्ध करते हैं। जो जंतु हैं और क्षयमान पत्तियां जो गिरती है, वो मिट्टी को समृद्ध बनाती है। और सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादों पर प्रक्रिया करके ह्यूमस बनता है। ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत जो जिस पर पत्तियां गिरती है, उस पर सूक्ष्म जीव जंतु क्रिया करते हैं और वहाँ ह्यूमस बनता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से साथियों, हमने चैप्टर 1 के सभी प्रश्नों को, तथ्यों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। अब चैप्टर 2 में बढ़ते हैं। तो पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन, अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। तो पोषण सभी की अनिवार्य आवश्यकता है। और पोषण में जो है, पोषण की अनिवार्यता, भोजन, अंतर्ग्रहण का तरीका, कैसे वो भोजन को लेते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं, ये शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां होती है। पाचन तंत्र में क्या होती है? आहार नाल होती है और स्रावी ग्रंथियां होती है। आहार नाल में मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। आप इसे याद रखेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से मुख्य जो आहार नाल के भाग हैं, वो है मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। ये सभी आहार नाल के अंग है, पार्ट है। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होती है। साथियों, हमारे शरीर के अंदर जो आहार नाल है, जो भोजन का जो पाचन तंत्र है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ से पाचक रस निकलते हैं जो हमारे पाचन को बढ़ाता है, पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं? तो लार ग्रंथि, पहला हमारा जो लार होता है मुंह में, उसमें भी पाचक रस होता है। यकृत अर्थात लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत, इन सभी की दीवारों से पाचक रस निकलते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। यानी पोषण के जो अंतर्गत जो क्या क्या शामिल है? तो पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। आप इसे याद रखेंगे, ये 5। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है और आंत में जाकर समाप्त होता है। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। मंड जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है साथियों, वो उसका पाचन भी मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। यानी पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहा जाए तो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक जाते जाते पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, ये सब विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित करते हैं पाचन को बढ़ाने के लिए। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और मात्र कुछ लवण ऐसा होता है जिसका अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हमने जो भोजन किया उसका अवशोषण हुआ और यह अवशोषण के पश्चात रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा से बाहर निकलता है। जो चीज अपाच्य चीज वो मल के रूप में गुदा से, एनस से या मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं और जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निकलते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। इनके शरीर में एक जगह होता है रूमेन, उसमें उनको भंडारित कर लेते हैं, पहले वो निगल जाते हैं। कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते हैं, जुगाली करते हैं। आपने देखा होगा भैंस बैल सबको करते हुए। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा पादाव की सहायता से करता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों कि अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से? पादाव की सहायता से। पाचन कहाँ होता है? खाद्य धानी में होता है। अमीबा से संबंधित ये 2 प्रश्न आप याद रखेंगे साथियों। मानव शरीर, खाली स्थान की तरफ अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, लीवर भी कहते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख में शुरू होकर आंत में, छोटी आंत में पूरा हो जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण हमने चर्चा भी की है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में निष्कासन। अमीबा अपने भोजन को पादाव की सहायता से ग्रहण करता है। अब ये बताएं, पादाव की सहायता से ग्रहण करता है और भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। अब साथियों यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। कुतरने में सहायता करने वाले दांत है, कृंतक है। कृंतक पहला ऑप्शन सही होगा। लार मंड स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। पित्त रस का स्राव होता है, यकृत से होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। वसा पूर्ण रूप से छोटी आंत में पचता है साथियों। और जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, बड़ी आंत में होता है। इन सभी की चर्चा हमने की भी है। अब सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। अमाशय के में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सत्य है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा इन दोनों का स्राव अमाशय करता है, जो भोजन के लिए, पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है साथियों। पित्त रस से वसा का पाचन होता है, इसलिए यह कथन असत्य हो। प्रोटीन का पाचन पित्त रस से नहीं होता है, वसा का होता है, अतः यह कथन असत्य हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, नहीं, असत्य। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, सत्य कथन है। छोटी आंत में श्लेष्म स्रावित होता है, अभी बताएं कि अमाशय में श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म अमाशय में स्रावित होता है, अतः ये छोटी आंत में नहीं होता, असत्य हो जाएगा कथन। अब साथियों यहाँ मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा को बोला जाता है। प्रोटीन जो पचता है तो पहले एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन का
जो एमिनो अम्ल में परिवर्तन होता है पचने के क्रम में। पित्तरस पित्ताशय से निकलता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। लार ग्रंथि से निकलती है साथियों। तो कार्बोहाइड्रेट का शर्करा होगा, प्रोटीन का एमिनो अम्ल होगा, वसा का वसा एवं ग्लिसरॉल होगा, पित्तरस पित्ताशय से होगा, लार ग्रंथि से होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं? भोजन का चबाना तो मुख में होता है और दांतों की सहायता से होता है। जीवाणु नष्ट होना अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म आदि निकलते हैं, तो अमाशय भोजन में जो भी जीवाणु वगैरह रहते हैं उसे नष्ट कर दिया जाता है, अमाशय में ही वो नष्ट हो जाते हैं। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और मल का निकास गुदा या मल द्वारा होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनामल, ये दांतों का ऊपरी हिस्सा इनामल कहलाता है साथियों। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं, छोटी आंत में एक उंगली जैसी संरचनाएं होती है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, उसे दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं, छोटी आंत में पाया जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। घास खाने वाले जंतु में सेलुलोज का पाचन स्थान, साथियों ये अंधनाल होता है या उसको सीकम भी बोला जाता है, अंधनाल या सीकम। ये मनुष्य में, मानव में नहीं होते हैं, ये घास खाने वाले जीव जंतुओं में होता है। सेलुलोज का पाचन जिस स्थान पर होता है वह स्थान को अंधनाल या सीकम कहा जाता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन स्थान खाद्य धानी होता है, चर्चा हमने की भी थी। अमीबा में भोजन का पाचन स्थान जो होता है वो खाद्य धानी होता है। अब भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं फिर इसका अगला अंश, इनमें हमने चैप्टर 1 और 2 को रखा, अब अगले अंश में फिर हम 2 चैप्टर को रखने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपके बीच अगला अंक भी हम प्रकाशित करेंगे। तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।